हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिक लेजिस्लेशन ऑफ इट्स काइंड एवर इनेक्टेड इन इंडिया टू ऑफर प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। यानी कि ये जो एक्ट लाया गया था, ये एक्ट क्यों लाया गया था? ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, कंज्यूमर को पता हो उसके क्या राइट्स है, ठीक है, क्या उसके अधिकार है, और जो भी अगर उसके साथ कोई भी गलत काम हुआ है, अगर कोई भी उसके इंटरेस्ट को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या फैसिलिटीज़ मिली है, कहाँ पे वो जाके कंप्लेन कर सकता है, उसके क्या राइट्स है। तो ये सारी चीज़ होती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली क्या होता है? इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू द consumers. The act is claimed to have been designed after an in-depth study of the consumer protection law and arrangement in UK, USA, Australia and New Zealand. तो यहाँ पे ये जो एक्ट की बात कर रही है, एक्ट कहाँ पे बना था? ये एक्ट बनाने के पीछे था कि सबसे पहले क्या की गई थी, डिटेल नॉलेज ली गई थी, डेप्थ में स्टडी किया गया था। उसके बाद ही जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। The main objective of this act is to provide for better protection of the interest of consumer. Salient feature of the act: unlike other laws which are preventive in nature, the provision of this act are compensatory in nature. बाकी अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो वो कैसे है? प्रिवेंटिव है। लेकिन अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो ये क्या है? कंपनसेटरी है। यानी कि अगर जो लॉस हुआ है हमारे कंज्यूमर को, उसके रिगार्डिंग उसको क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, द एक्ट इंटेंडेड टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव रिड्रेसल टू द कंज्यूमर ग्राइवेंसेस। इसमें क्या होता है? जो भी कंज्यूमर के साथ गलत किया गया है, उसके इंटरेस्ट को हार्म करने की कोशिश की गई, तो उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलेगा? ग्राइवेंसेस मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिंपल और स्पीडी तरीके से उसकी जो है बात को सुना जाएगा, और जो भी उसको हार्म हुआ है उसको उस हार्म के लिए, उस नुकसान के लिए पे किया जाएगा। Other salient feature of the act are as follow: it apply to all the goods and services unless specifically exempted by the central government. ठीक है, ये हर एक गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन ना दे। अगर किसी गुड्स या सर्विसेज पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी हुई है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज ये जो है एक्ट हर जगह एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आता है इट कवर ऑल द सेक्टर। हर एक सेक्टर पे अप्लाई होता है, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो। It's the establishment of consumer protection council at the center, state and district level, whose main objective shall be to promote and protect the right of the consumer. ठीक है, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाई गई है? काउंसिल्स बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे, ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे ये जो काउंसिल है वो अलग अलग होते हैं कि अगर आपका जो केस है 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ से ऊपर है, या इस तरीके से जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाना होता है कंप्लेन को लेके। इट मे बी नोटेड दैट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1993 एंड अगेन बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2002 विच बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 10 मार्च 2003। यानी कि जो कंज्यूमर एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें काफ़ी बार क्या आई? अमेंडमेंट्स आई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राइट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या राइट्स है, क्या अधिकार है? तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर legislation in India, the Consumer Protection Act 1986 extended a statutory recognition to the right of the consumer. Section 6 of the act recognized the following 6 right of the consumer. यानी कि यहाँ पे हम 6 राइट की बात करते हैं। कौन कौन से 6 राइट्स है कंज्यूमर की? फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, दैट इज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर hazardous to life and property. Right to be informed, that is the right to be informed about the quality, quantity, potential, purity, standard and price of the goods or services as the case may be, so as to protect the consumer against the unfair trade practices. थर्ड है राइट टू चूज। ठीक है, राइट टू चूज क्या है? इट मीन्स राइट टू बी अश्योर्ड वेर एवर possible access to a variety of goods or services at a competitive prices. In case of monopolies, says railway, telephone, etc., it means right to be assured of satisfactory quality and services at a fair price. तो बेसिकली हमने 3 राइट पढ़े हैं। राइट टू सेफ्टी की एक कंज्यूमर को अधिकार है कि वो इस तरीके की गुड्स को परचेज करे जिससे कि वो क्या रहे? सेफ रहे। ऐसे गुड्स ना खरीदे, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज ना करे जिससे कि उसकी लाइफ पे, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई भी किसी भी तरीके का हार्म जो है वो आ जाए। तो राइट टू बी इन्फॉर्म क्या कहते हैं कि
सही इन्फॉर्मेशन जो है हमारे कंज्यूमर को होनी चाहिए। जो भी कंज्यूमर है उसको सही तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू चूज़। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, हमारे कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, रीजनेबल प्राइस के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में चूज़ कर सकता है। उसको फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। मान लो अगर हम बात करते हैं कहीं पे मोनोपोली क्रिएट हुई है, मोनोपोली का मतलब कि एक ही पर्सन वो क्या कर रहे हैं, सर्विसेज या गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में ये ध्यान रखा जाए, उस केस में कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको अच्छी क्वालिटी के और फेयर प्राइसेस पे वो जो सर्विसेज है या गुड्स है अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद है राइट टू बी हर्ड, दैट इज द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम। इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फोरम फॉर्म टू कंसिडर द कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर को बातों को सुनने का राइट है, ठीक है, कि कंज्यूमर जो कहे उसको बातों को सुना जाए। राइट टू बी हर्ड, दैट इज द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम। इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फोरम फॉर्म टू कंसिडर द कंज्यूमर वेलफेयर, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, इट मीन्स द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। उसके बाद आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इट मीन्स द राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म कंज्यूमर्स। तो ये 6 राइट हमने पढ़े हैं। कौन कौन से राइट है कंज्यूमर के? कंज्यूमर के पास राइट है राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है फीलिंग ऑफ कंप्लेन, कि कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेन को किस तरीके से जो है वो फील कर सकता है। हु कैन फील द कंप्लेन? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्लेन को कौन कौन फाइल कर सकता है। एज पर सेक्शन 12 सेक्शन 1 एनी ऑफ द फॉलोइंग में फाइल अ कंप्लेन अंडर द एक्ट। फर्स्ट, कंज्यूमर टू whom such goods are sold or delivered or agree to be sold or deliver as such services provided or agree to be provided in this context. The term consumer means a person who buys any goods or hire avail of any services for a consideration। यानी कि कंज्यूमर जिसने गुड्स या सर्विसेज को परचेज किया किसी ना किसी कंसिडरेशन के बदले, यानी कि बदले में उसने क्या किया, पेमेंट की है, ठीक है। तो अगर उसके साथ कोई भी गलत काम हुआ है या उसको अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं प्रोवाइड किए, उस गुड्स को यूज़ करके उसको किसी भी तरीके का हार्म हुआ है, तो वो कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद आता है एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, जो भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है। एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कंज्यूमर इज़ अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर है उस एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए। वो जो कंज्यूमर एसोसिएशन है वो कंज्यूमर के बिहाफ पे भी क्या कर सकती है, कंप्लेन को फाइल कर सकती है। अब कहा गया वन और मोर कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंज्यूमर, एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये जो धोखा हुआ है कंज्यूमर के साथ, अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं मिले या फिर जो कहा गया, जो बताया गया ऐसे गुड्स थे ही नहीं, तो हो सकता है एक से ज़्यादा कंज्यूमर के साथ ऐसा हुआ, तो मिलके भी वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकता है? एक कंज्यूमर कर सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है, कोई जो है कंज्यूमर एसोसिएशन जो है कंप्लेन कर सकती है। उसके बाद आता है वन और मोर कंज्यूमर्स मिलके भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। हैविंग सेम इंटरेस्ट, तो वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट विद द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम on behalf or for the benefit of all the consumer so interested, ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, कंप्लेन फाइल कर सकती है। एज द केस में बी इधर इन इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर, या तो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या फिर कंज्यूमर के बिहाफ पे जो है वो क्या कर सकती है, कंप्लेन को फाइल कर सकती है। Every complaint file shall be accompanied with such amount of fees and payable in such a manner as may be prescribed। यानी कि जो भी कंप्लेन की जाएगी तो उसके साथ फीस भी पे करनी पड़ेगी और फीस जितनी भी प्रिस्क्राइब की गई होगी, बताई गई होगी, उतनी फीस जो है वो पे करनी है। उसके बाद आता है लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन शैल नॉट एडमिट a complaint unless it is filed within 2 years from the date on which the cause of the action had arisen. However, a complaint may be admitted after even the lapse of the said 2-year period if sufficient cause is shown।
मान लो कि एक टाइम दिया गया है, आपके साथ कोई भी गलत हार्म हुआ या फिर अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड नहीं किए जिससे आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को डेंजर है, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ की रिगार्डिंग, उस सेलर के रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हो 2 साल के अंदर अंदर, जब आपके साथ ये ऐसा काम हुआ। अगर वो टाइम निकल गया, 2 साल का टाइम निकल गया, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन कर सकते हो अगर लगता है कि हाँ ये कोर्स जो है वो उसकी रिगार्डिंग एक्शन लिया जाना चाहिए, तो उस केस में आप जो है वो कंप्लेन कर सकते हो। वट कंप्लेन में बी फील्ड, किस तरीके की कंप्लेन की जाएगी। एनी कंप्लेन, अ कंप्लेन में रिलेट टू एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम कंप्लेन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके की कंप्लेन जो है वो फाइल की जाएगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, वो अपने खुद के बिहाफ पे भी, या फिर कंज्यूमर के बिहाफ पे, या फिर वन और मोर कंज्यूमर जो है वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अब आता है व्हाट कंप्लेन में भी फील्ड, किस तरीके की कंप्लेन को फाइल अप किया जाएगा। एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई है ट्रेडर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, गुड्स बॉट बाय हिम और एग्री टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम मोर और वन डिफेक्ट। यानी कि जब गुड्स को ट्रेडर से परचेज किया गया था या फिर ये कहा गया था परचेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन गुड्स के में क्या था, किसी भी तरीके का डिफेक्ट था। ठीक है, सर्विस हायर्ड और अवेल्ड ऑफ और एग्री टू बी हायर्ड और अवेल्ड of by him suffer from deficiency in any respect. A trader or the service provider, as the case may be, has charged for the goods or for the services mentioned in the complaint. A price is excess of the price fixed or under any law for the time being in a force। यानी कि हमने क्या किया, कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लिए, जो प्राइस फिक्स किया गया था उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लिए, या फिर जो गुड्स पे या पैकेजेस पे प्राइस शो किया गया था उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज किए, या प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस डिस्प्ले ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम बाय और बीइंग इन फोर्स एंड एग्री बिटवीन द पार्टीज। यानी कि दो पार्टीज के बीच में जो भी प्राइस तय हुआ था उससे ज़्यादा प्राइस अगर कंज्यूमर से चार्ज कर लिए तो भी उसकी रिगार्डिंग कंप्लेन की जा सकती है। उसके बाद आता है गुड्स विच विल बी हजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। ठीक है, in contravention of any standard related to safety of such goods, if the trader could have known with due diligence that the goods so offered are unsafe to the public। यानी कि यहाँ पे यही कहा गया कि जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं वो लाइफ और सेफ्टी को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, उसकी जो स्टैंडर्ड बताया गया था, जो क्वालिटी बताई गई थी, ऐसी क्वालिटी या स्टैंडर्ड के गुड्स नहीं है। उसके बाद आता है सर्विस विच आर हजार्डियस और लाइकली टू बी हजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर विच सच पर्सन्स कुड हैव नोन विद ड्यू डिलिजेंस टू बी इंजर्ड टू द लाइफ एंड सेफ्टी। तो ये थी कुछ कंप्लेन जो कि कंज्यूमर कर सकता है। ठीक है, वेयर टू फाइल अ कंप्लेन। अब हमने पढ़ा कि कौन कंप्लेन कर सकता है, किस तरीके की कंप्लेन को किया जा सकता है। अब बात करते हैं कहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हैं, स्टेट फोरम में कर सकते हैं, या फिर हम जो है सेंट्रल फोरम में कर सकते हैं। लेकिन किस केस में कहाँ पे हमें जाना है वो बात हम पढ़ेंगे। क्या सीधा हम सेंट्रल फोरम पे चले जाएं या सीधा हम स्टेट फोरम में जाएं या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कंप्लेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंप्लेन कहाँ की जाएगी। If the value of the goods or services and the compensation if any claim does not exceed ₹20 लाख, यानी कि अगर हमारा क्लेम 20 लाख तक का है तो कंप्लेन जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके करेंगे विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन द अपोजिट पार्टी एक्चुअली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और हैज़ अ ब्रांच ऑफिस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन और वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेज। बेसिकली यही कहा गया है कि जहाँ पे एक कंज्यूमर को हार्म किया गया है उस एरिया में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको हार्म जो है, आपकी जो वैल्यू है क्लेम की वो 20 लाख रुपए तक है, अगर क्लेम की वैल्यू 20 लाख तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे और अपने आसपास जहाँ पे ऐसा एक्शन हुआ है, ठीक है, ऐसा कोज हुआ है, तो उसके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें जाएंगे। अगर 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ की कम है, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है या 1 करोड़ से कम है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेट कमीशन के पास जाएंगे अपनी कंप्लेन को लेके। उसके बाद आता है कि अगर हमारा केस, अगर हमारा जो
क्लेम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है, 1 करोड़ तक तो हम स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, 20 लाख तक हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम है तो हम जो है नेशनल कमीशन के पास जाएंगे, ठीक है, अपनी कंप्लेंट को लेके। अब हमने ये भी पढ़ लिया वेयर टू फाइल अ कंप्लेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास क्या क्या पावर है उसकी हम बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matter as prescribed in section 13 subsection 4 of the act। डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास भी सेम पावर है जो सिविल कोर्ट के पास है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। यहाँ पे पावर बताई गई है द समनिंग मीन्स आस्किंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी डिफेंडेंट और विटनेस एंड एग्जामिनिंग द विटनेस ऑन ओथ, यानी कि पहले एग्जामिन किया जाता है कि जो भी क्राइम किया गया है वो उसके बारे में पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है, ठीक है। द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एन अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, यानी कि जो भी कंप्लेन की गई है उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस है तो एविडेंस को मांगा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि क्या कंप्लेन है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग कुछ एविडेंस को शो किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट पे उस एविडेंस को शो किया जाता है। द रिक्विजिशनिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न एनालिसिस और टेस्ट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी और फ्रॉम एनी अदर रेलिवेंट सोर्सेज। उसके बाद उस चीज़ को क्या करवाया जाता है, टेस्ट करवाया जाते हैं ताकि पक्का हो जाए कि हाँ इससे कंज्यूमर को हार्म हुआ है, इसमें अच्छी जो है क्वालिटी के गुड्स को यूज़ नहीं किया गया, जो भी कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट आती है। उसके बाद आता है इशूइंग ऑफ एनी कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब वाइल proceeding before the district forum shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code, and the district forum shall be deemed to be a civil court for the purpose of section 195 and chapter 26 of the Code of Criminal Procedure 1973। तो ये था पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर हम जब भी कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले डिफेंडेंट से क्रिमिनल वगैरह से पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, क्या तुमने गलत किया है, या फिर जो हमारा कंप्लेन करने वाला होता है उससे पूछा जाता है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, उसको एविडेंस को जो है एफिडेविट के साथ क्या किया जाता है, साथ में लिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारा और टेस्ट करवाया जाता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट वगैरह है, ठीक है, रेलिवेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर को हार्म हुआ है तो उसको किस तरीके का रिलीफ जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ आफ्टर द नेसेसरी प्रोसीजर एज स्पेल्ड आउट इन द सेक्शन 13 द डिस्ट्रिक्ट फोरम इज satisfied that the goods complained against suffer from any of the defects specified in the complaint or that any of the allegation contained in the complaint about the services are provided, it shall issue an order to the opposite party directing him to do one or more of the following things। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिलीफ जो है कंज्यूमर को मिलते हैं अगर ये पाया गया कि एक्चुअली में जो कंप्लेन की है उससे जो हमारा कंज्यूमर है वो सफ़र कर रहा है। तो क्या ऑर्डर जो है वो पास किए जाते हैं टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट बाय द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फ्रॉम द गुड्स इन क्वेश्चन, यानी कि अगर हमने जो टेस्ट करवाए थे उसमें अगर लगता है कि एक्चुअल में कोई गुड्स में डिफेक्ट है तो सेलर को कहा जाता है कि भाई या तो तुम अपने गुड्स से क्या कर लो, इस तरीके के डिफेक्ट को हटा दो ताकि और किसी कंज्यूमर को हार्म ना हो, ठीक है। टू रिप्लेस द गुड विद द न्यू गुड्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, यानी कि जो तुम्हारा पुराना गुड्स है इसको हटा के नया गुड्स लेके आओ जिस पे सेम डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, ठीक है। क्योंकि जो पुराना गुड्स था उसमें भी डिस्क्रिप्शन लिखी थी लेकिन वो गुड्स जो थे उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं थे, ठीक है। उसमें कुछ हार्मफुल जो सब्सटेंस थे उस सब्सटेंस को हटाया जाए और एक नया प्रोडक्ट लाया जाए सेम डिस्क्रिप्शन के साथ जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट ना हो। उसके बाद आता है टू रिटर्न टू द कंप्लेनेंट द प्राइस और द केस में बी द चार्जेस पेड बाय द कंप्लेनेंट, यानी कि जो भी कंप्लेन की है जिस भी पर्सन ने उसने जो भी प्राइस पे किया था उसको वो प्राइस जो है वो वापस कर दिया जाए उस गुड्स या सर्विसेज का, और साथ ही साथ जो भी उसने चार्जेस पे किए कंप्लेन करने के लिए वो भी उसको वापस लौटाए जाएँ।
to pay such amount as may be awarded by it as a compensation to the consumer for any loss और इंजर्ड सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अदर पार्टी। यानी कि उसको क्या किया जाए, कंपनसेशन पे किया जाए जितना भी उसको लॉस हुआ है कंज्यूमर को, कंप्लेनेंट को, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डिफिशियंसी इन द सर्विसेज इन क्वेश्चन, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और नॉट टू रिपीट दैम, नॉट टू ऑफर द हजार्डियस गुड्स फॉर सेल, टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड, ठीक है, फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल, to cease manufacturing of hazardous goods and to desist from offering services which are hazardous in nature, to provide for adequate cost to parties, to issue corrective advertisement, to neutralize the effect of misleading advertisement। ठीक है, यानी कि यही कहा गया कि डिफेक्ट है तो उसको हटा दो, ठीक है, और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और या जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको आगे से रिपीट ना किया जाए, जो भी हजार्डियस गुड्स है उनको मार्केट में सेल ना किया जाए जिससे कि लोगों की लाइफ को डेंजर हो, और इस तरीके के गुड्स को मैन्युफैक्चर भी ना किया जाए। ठीक है, अगर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों को क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट को हटाया जाए। ठीक है, इसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो 3 काउंसिल है, काउंसिल एट सेंट्रल लेवल, काउंसिल एट स्टेट लेवल, काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या कहती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश बाय नोटिफिकेशन अ काउंसिल। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, काउंसिल को एस्टैब्लिश करती है थ्रू द नोटिफिकेशन, इज नोन एज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये काउंसिल क्यों बनाई जाती है, ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, which shall consist of the minister in charge of the consumer affairs in the central government who shall be its chairman। यानी कि यहाँ पे एक मिनिस्टर इंचार्ज होता है जो क्या करता है, कंज्यूमर के अफेयर्स पे क्या करता है, काम करता है, जो एज अ चेयरमैन काम करता है। ठीक है, such number of other officials and non-official members representing such interest as may be prescribed, the term of the council shall be 3 years। और जो काउंसिल का टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 3 years का जो है वो काउंसिल का टाइम पीरियड होगा। The council shall meet as and when necessary and at least one meeting of the council shall be held every year। हर साल जो है एक मीटिंग तो होगी और कभी ज़रूरत पड़े तो भी मीटिंग रखी जाएगी। The object of council shall be to promote and protect the right of the consumer as contained in section 6 of the act। यानी कि ये जो काउंसिल बनाई जा रही है इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके राइट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि सेक्शन 6 के तहत आता है। उसके बाद आती है हमारी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये क्या कहती है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ काउंसिल, ठीक है, which is known as consumer protection council for the state। It shall consist of the minister in charge of the consumer affairs in the state government who shall be its chairman, such number of other official and non-official member representing such interest as may be prescribed, such number of other official and non-official member as it may be nominated by the central government, not exceeding 10। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, चाहे वो ऑफिशियल है चाहे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, यहाँ पे 10 होने चाहिए। और इन 10 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। हमने बात की थी सेंट्रल के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रल में 1 मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो है कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटिंग होनी चाहिए और अगर कभी रिक्वायर पड़े तो वो भी हो जानी चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टेट काउंसिल शैल बी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट विद इन द स्टेट द राइट ऑफ द कंज्यूमर लेट डाउन इन द सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। तो इसका मेन काम क्या है, इसका भी मेन काम वही है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करती है, काउंसिल को एस्टैब्लिश करती है बाय नोटिफिकेशन अ काउंसिल टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विच कंसिस्ट ऑफ कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड हु शैल बी इट्स चेयरमैन एज वेल and such number of other official and unofficial members representing such interest as may be prescribed by the state government। जो भी स्टेट गवर्नमेंट कहती है वही काम ये लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी। जब भी ज़रूरत होती है तब तो वो मीटिंग करते ही करते हैं।
लेकिन 2 मीटिंग इनको भी ज़रूरी करनी पड़ती है हर साल। द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी टू प्रोटेक्ट एंड promote within the district the right of consumer as laid down in the section 6 of the act। तो सेम वही है जो हमने उसमें पढ़ा था। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ठीक है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको कौन प्रमोट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर हम बात करते हैं हमारी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एस्टेब्लिश करती है। तो इस तरीके से जो है इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होती है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होती है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होती है। आई होप कि आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की है, क्या क्या चीज़ें हमने देखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहते हैं, उसके बाद में हमने इसके कुछ फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स जो है इसके होते हैं। उसके बाद हमने अदर सैलिएंट फीचर्स के बारे में भी पढ़ा, और क्या अदर फीचर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा राइट्स ऑफ कंज्यूमर के क्या क्या राइट होते हैं। फीलिंग ऑफ कंप्लेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कौन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लिमिटेशन पीरियड, यानी कि कितने पीरियड के अंदर जो है हम कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट कंप्लेंट में भी फील, किस तरीके की कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है। वेयर टू फाइल अ कंप्लेंट, कहाँ पे हम कंप्लेंट फाइल करें, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन के पास, नेशनल कमीशन के पास, किस तरीके से कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ये हमने नहीं पढ़ा। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट ये देख लेते हैं। द कंप्लेंट शुड बी अकम्पेन्ड बाय सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी फीस बताई गई है वो फीस पे करनी है। इट मे बी फिल्ड बाय द कंप्लेनेंट और हिज अथोराइज एजेंट इन पर्सन, ठीक है, या तो ये जो फीस है वो कौन पे करेगा, कंप्लेनेंट या फिर उसका अथोराइज एजेंट जो उसके बिहाफ पे कंप्लेन कर रहा है। इट कैन ऑल्सो बी सेंट बाय पोस्ट टू द अप्रोप्रिएट फोरम या कमीशन, यानी कि जो फीस है वो कमीशन के पास या अप्रोप्रिएट फोरम के पास जो है पोस्ट के थ्रू भी सेंड की जा सकती है। कंप्लेन शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो भी हम कंप्लेन कर रहे हैं उसकी रिगार्डिंग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें भेजनी होगी। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि जो भी कंप्लेन कर रहा है उसका नाम क्या है, उसके बारे में, और उसका एड्रेस। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द अपोजिट पार्टी, जिसकी रिगार्डिंग कंप्लेन की जा रही है, जिसके ऊपर कंप्लेन की जा रही है, उसके बारे में भी डिटेल जो है वो भेजनी है, उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और एड्रेस, ठीक है। द फैक्ट रिलेटिंग टू कंप्लेन एंड व्हेन एंड वेयर इट अराउजेज, क्या कंप्लेन है, कब और कहाँ पे ये जो है अराइज हुई थी। डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशन कंटेन इन द कंप्लेन, यानी कि जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो, जो भी आप कंप्लेन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई प्रूफ है तो वो भी साथ में आपको सेंड करना चाहिए। द रिलीफ विच द कंप्लेनेंट इज सीकिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद कि जो कंप्लेन करने वाला है वो क्या रिलीफ चाहता है, क्यों वो कंप्लेन कर रहा है, क्या रिलीफ वो चाहता है, वो भी उस इंफॉर्मेशन उसकी रिगार्डिंग भी उसको देनी है। द कंप्लेन शुड बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट और हिज अथोराइज एजेंट। मिनिमम 4 कॉपीज ऑफ द कंप्लेन शुड बी फिल्ड। पहला जो भी कंप्लेन की गई है, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उस इन्फॉर्मेशन पे उस कंज्यूमर के जिसने भी कंप्लेन की है या जो उसका एजेंट है उसको क्या करने हैं, साइन करने हैं। उसके बाद उसकी 4 कॉपी, कम से कम 4 कॉपी जो है वो फाइल करनी है। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट फोरम की क्या क्या पावर्स होती है, ठीक है। उसके बाद रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या क्या किस तरीके के रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे आती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये जो है टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।